जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदिंगन वाले और आप देख रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स का। अब हम 12th क्लास में जो फिजिक्स में स्टार्ट किए थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी टॉपिक हम पहले बता दिए हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, आज जो बतलाने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, या फिर कहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ब्रांच है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें जो बतलाने वाले हैं अगर आपको समझ में आता है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में फिर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हम अगर समझाएंगे इसको तो मिटाएंगे, समझाते वक्त इसको मिटाएंगे तो लिखल रहेगा तभी ना आपको समझ में आएगा। ये थ्योरी कहता क्या, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये बात आपको बतलाया गया है कि मैटर इज़ मेड ऑफ एटम्स। देखो, हम हिंदी में भी बोलेंगे इंग्लिश में भी बोलेंगे, दोनों। ना तो CBSE वाला नाराज हो हमसे, मतलब CBSE वाली को ऐसा नहीं लगेगा कि हम उनके लिए नहीं पढ़ा रहे हैं या हिंदी मीडियम के लिए, दोनों के लिए हम बता रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि CBSE वाले हैं तो वो भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी पढ़ ले। हिंदी वाले हैं तो उनके लिए भी हम बोल देंगे। अब जब हिंदी मीडियम में आप है हैं तो हिंदी लिखल तो आता होगा, CBSE वाले तो उसको इंग्लिश में लिखने के लिए आता होगा, तो अब इंग्लिश क्यों लिख देते हैं? लिख इसलिए देते हैं जब हिंदी वाले भी थोड़ा बहुत इंग्लिश समझने की कोशिश करें, इंग्लिश पढ़ने के लिए नहीं करें। उनके मन से जो डर है वो अपने मन से डर खत्म करो। हम ये नहीं कहते इंग्लिश को आजमा लो, इंग्लिश को एकदम हथिया लो, हिंदी छोड़ दो, नहीं, हिंदी पे अड़े रहो। एकदम हिंदी 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 हिंदी, एकदम हिंदी हिंदी देश होना चाहिए, एकदम हिंदुस्तान, ऐसे ही रहो। ठीक है, इतना ही अगर लगावे तो हिंदी 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 बस, ठीक है, हिंदी कोई दे, लेकिन इंग्लिश कम से कम सीखो। भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं। देखिए पॉइंट पे आ जाते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, मतलब इसका मतलब तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, पता नहीं हम लोग पढ़ाई में ही भाषा क्यों इंक्लूड करते हैं, बाकी पहनावा ओढ़ावा में तो हिंदुस्तानी झलकना चाहिए। भाषा की बारी आती है तो भाषा में तो हम लोग पक्का हिंदुस्तानी हो जाते हैं, लेकिन पहनावा ओढ़ावा, खान पान, चाउमीन दाउमीन, पता नहीं क्या क्या, उसमें तो हम लोग हिंदुस्तानी नहीं ढूंढते हैं। कभी कभी अफसोस आता है, फिर भी यूट्यूब पे क्या बोला चाहिए सब बात। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो लिखा हुआ था, मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, अब मिटा तो दिए, मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, इसका मतलब क्या था? तो हिंदी वाले छात्र, मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, मतलब कोई भी पदार्थ जो है वो बना होता है एटम्स का। अब जितना भी चीज़ देख रहे हैं, घर है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, वो बना हुआ है ईंट पत्थर से। अब ईंट पत्थर खुद बना हुआ है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल खुद बना एटम से, और एटम खुद बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक नहीं जाना है, पहले एटम पे ही रहना है। ठीक है, कि जितना भी मैटर है वो सभी मैटर, चाहे ठोस द्रव लिक्विड, ठोस द्रव गैस जो भी हो, ठोस हो द्रव हो गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सब बना हुआ है एटम का। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, मतलब सभी पदार्थ परमाणुओं का बना होता है। पहला पोस्टुलेट तो ये कहता है, पहला नियम। दूसरा में ईच एटम, यानी प्रत्येक परमाणुओं के पास, ईच एटम हैज पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन थ्योरी का कहना है कि प्रत्येक परमाणुओं के पास पॉजिटिव चार्ज तो होता ही है, साथ ही साथ, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ नेगेटिव चार्ज भी होता है। ईच मतलब तो आप समझते हैं प्रत्येक, एटम माने परमाणु। इंग्लिश लिखने से ही फायदा होगा कि हम आसानी से आपको समझा भी सकते हैं, हिंदी लिख देंगे तो आप समझ, ध्यान नहीं दीजिएगा। प्रत्येक परमाणुओं के पास धन आवेश और साथ ही साथ ऋण आवेश भी होता है। दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी का, दूसरा नियम ये, इसका दूसरा पॉइंट ये था। पहला पॉइंट क्या था कि प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणुओं का बना होता है। फिर अगर प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं का बना होता है तो परमाणुओं में हम लोग क्या देखे? परमाणुओं में हम लोग ने देखा कि जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। मतलब दूसरा नियम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक परमाणुओं में धन आवेश तथा ऋण आवेश दोनों होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, पॉजिटिव चार्ज उपस्थित रहता है। पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश रहता है उपस्थित, कहाँ पर भाई? इन द न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में रहता है। जैसे परमाणु है
तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। हालांकि एक और पार्टिकल है न्यूट्रॉन, जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे 11th का तो हम बताएंगे कि यहाँ पर न्यूट्रॉन रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में ऑफ द एटम, एटम के न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब नाभिक, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। एंड नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। नेगेटिव चार्ज इट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स मतलब घूमना, चक्कर लगाना। इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से रिवॉल्व करते रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। यानी हिंदी में अगर कहा जाए तो धन आवेश उपस्थित रहता है कहाँ पे, न्यूक्लियस में। मतलब कह सकते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ द एटम मतलब परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में। देखो एटम्स माने क्या हो गया, परमाणु, डरना नहीं है। ऑफ माने के, न्यूक्लियस मतलब नाभिक, इन माने में, प्रेजेंट माने उपस्थित। अब यही सब चीज़ बात तुमको सरिया देना है। क्या करना है, धन आवेश परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है और ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज घूमते रहता है नाभिक के चारों तरफ। मतलब हिंदी में ये बोलेंगे कि परमाणु के नाभिक में धन आवेश उपस्थित रहता है तथा नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आवे वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके सुनिएगा। हम क्या बोले हैं, परमाणु के नाभिक में धन आवेश उपस्थित होता है तथा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। थर्ड पोस्टुलेट ये बतलाता है, मतलब कि धन आवेश यहाँ हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इस तरह से आगे है कि द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, the amount of positive charge and the amount of negative charge in an atom are equal। अमाउंट मतलब आप लोग जानते हैं कि मात्रा होता है, ऑफ माने क्या होता है कि पॉजिटिव आवेश मतलब हो गया धन आवेश। यानी अगर सीधा करके इसको देखा जाए तो धन आवेश की मात्रा और ये किसका मात्रा, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब ऋण आवेश की मात्रा इन एन एटम परमाणु में समान होती है। मतलब कि हिंदी ये कह रहा है कि परमाणु में ऋण आवेश और धन आवेश की मात्रा समान होती है। जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। मतलब मान लिया जाए कि अगर यहाँ पर धन आवेश मतलब प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन। अगर पॉजिटिव अगर 10 गो है तो नेगेटिव भी 10 गो होगा। हालांकि इसको भी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इस पर पी है तो प्लस, इस पर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस। जितना धन आवेश होता है यानी किसी भी परमाणु में धन आवेश की मात्रा तथा ऋण आवेश की मात्रा समान होती है। ये हो गया चौथा पोस्टुलेट। पांचवा पोस्टुलेट यानी हम कह सकते हैं किसी भी परमाणु में, यही ना है, इन एन एटम किसी भी परमाणु में धन आवेश की मात्रा ऋण आवेश की मात्रा आपस में समान होती है। Hence we can say that the net charge on an atom is 0. Therefore, matter is electrically neutral. It means we can say that the net charge of an atom, यानी कि देखो नेट चार्ज, हेंस मतलब अतः, वी कैन से दैट हम लोग कह सकते हैं, दैट माने कि हम लोग कह सकते हैं कि नेट चार्ज ऑन एन एटम मतलब किसी भी परमाणु, ऑन माने पर, एन एटम माने परमाणु, किसी भी परमाणु पर जो नेट चार्ज होता है मतलब परिणामी आवेश होता है वह 0 होता है। देयरफॉर मैटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब जो पदार्थ है वह वैद्युत उदासीन होता है। यानी हिंदी में कहा जा सकता है कि अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी परमाणु, ठीक है, किसी भी परमाणु पर परिणामी आवेश 0 होता है। अतः अब यह भी कह सकते हैं कि जो पदार्थ होता है वह वैद्युतः उदासीन होता है। पांचवा जो पोस्टुलेट है यह है कि द एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज होल्ड द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम विच डिफरेंट स्ट्रेंथ। इट मीन्स द, ये जो कह रहा है इसका मतलब क्या है, देखिए कह रहा है कि द एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस मतलब अलग अलग पदार्थ का एटम होगा, अलग अलग वस्तुओं का एटम होगा। होल्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। यानी कि देखिए ये एक तरह का मान के चलो एटम है। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, क्योंकि अंदर वाला सेल में तो खैर अंदर वाला ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन रहबे करेगा, उसको तो कोई हटा नहीं सकता। लेकिन बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट
और ये जो चक्कर लगाता है जिस पर, इसको कहते हैं ऑर्बिट। जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाता है उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। तो एटम ऑफ डिफरेंस सब्सटेंस का जो एटम है वह इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। इलेक्ट्रॉन होल्ड द इलेक्ट्रॉन कहाँ पर? इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है जो एटम, विद डिफरेंट स्ट्रेंथ। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्यों रहता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, क्यों रहता है? इलेक्ट्रॉन भाग क्यों नहीं जाता है? तो वो डिपेंड करता है इस बात पर कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। और आप चैप्टर में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? तो दिस इज द इलेक्ट्रिकली फोर्स विच इज अप्लाइड बाय चार्ज, ठीक है। या कुलम्स का कहना था कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। यानी हिंदी में अगर कहा जाए तो कुलम का कहना था कि दो बिंदु आवेशों के बीच में जो अस्थिर वैद्युत बल लगता है, वह अस्थिर वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल का, अभी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, हम टाइम आने पर बताएंगे। दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, सिंपल बल, उनके आवेश के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। अब आवेश क्या है? यहाँ पर एक तरह का आवेश तो है, ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन है और ये वाला प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिव है, तो चार्ज ही तो है। ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है। देखिए अभी कूलम्स लॉ आप पढ़े नहीं हैं, ना ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं। उस वक्त हम पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह से फोर्स अप्लाई होता है। फिलहाल तो ये ध्यान देना है कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है, कूलम का कहना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है Q1 इंटू Q2 पे, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे। अब सोचो कि हम मान लेते हैं कि ये वो सोडियम ले लिए, सपोज दैट एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। दोनों के एटम में फर्क है कि नहीं? बहुत बड़ा फर्क है। क्यों? क्योंकि सोडियम में मान लो 11 गो इलेक्ट्रॉन है तो 11 गो प्रोटॉन है, जबकि क्लोरीन में आओगे तो 17 गो प्रोटॉन है, 17 गो इलेक्ट्रॉन है। अब ये सब चीज़ तो आपको मालूम होगा। तो क्लोरीन के नाभिक में 17 गो प्रोटॉन होता है और सोडियम के नाभिक में मात्र 16 गो प्रोटॉन होता है। तो सोडियम का जो नाभिक है उसके पास मात्र 11 प्रोटॉन के ताकत है। और जो क्लोरीन का नाभिक है, जैसे जो क्लोरीन है ये वो सोडियम है, इसमें कै गो देखो सोडियम लिखे हैं, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 11 प्रोटॉन, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन। तो नाभिक में किसके ज़्यादा ताकत होगा? क्लोरीन के। तो इसके पास ज़्यादा ताकत है, लेकिन सिर्फ इतने मैटर नहीं करता है ताकत, बहुत सारा फैक्टर है। सिर्फ प्रोटॉन होने से नहीं, प्रोटॉन होने के साथ इसका ऑर्बिट भी बढ़ जाता है। तो ऑर्बिट बढ़ गया सर, डिस्टेंस बढ़ गया। तो एक चीज़ और कूलम का कहना था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि आप तो सिर्फ चार्ज को देख रहे हैं, आप तो आवेश को देख रहे हैं। अरे आवेश बढ़ा दिलिए, आवेश बढ़ा दिलिए। अरे आवेश बढ़ा दिलिए अच्छा बात है, लेकिन दूरियों तो बढ़ गए है। तो आवेश अगर बढ़ा देवे तो ठीक है, दोनों के बीच में लगे वाला फोर्स बढ़ जीते, लेकिन अगर दूरी बढ़ा देंगे तो फोर्स घट जाएगा। तो क्लोरीन में जो होता है ना, ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ते जाता है। जैसे सोडियम में ऑर्बिट छोटा होता है और क्लोरीन में भले प्रोटॉन ज़्यादा है। देखो समझो थोड़ा सा, इसीलिए हम कहते पहले लिख लो। देखिए समझने के लिए आपको बता रहे हैं, ये सोडियम है और ये वाला क्लोरीन है। ये 17 गो प्रोटॉन के ताकत है, 11 गो प्रोटॉन के ताकत है। तो ज़्यादा ताकत किसका है? 17 प्रोटॉन के। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नज़दीक है और इलेक्ट्रॉन दूर है। तो ऐसा हो जाता है कि जितना तेज़ी से ही खींचेगा उतने तेज़ी से ही खींचेगा। नहीं, इसका ताकत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचता है, इलेक्ट्रॉन को कम खींचता है। काहे ज़्यादा खींचता है सर? क्योंकि 17 को प्रोटॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जाते 11 को प्रोटॉन खींच रहा है। अरे तो ये दूरी ज़्यादा है ना यार, दूरी ज़्यादा है तो इसका फोर्स कम जाएगा, इसका दूरी कम है तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा। ये कम में दूरी है। जैसे कि ये को मान लो इतना बड़ा चुंबक है, इतना बड़ा चुंबक है, और एगो अच्छा बड़ा चुंबक है। मतलब ट्रक इतना बड़ा, एगो ट्रक के चुंबक बनल है, मतलब एकदम ट्रक जो है चुंबक एक बनल है, और एगो और ट्रक के लोहा है, और दोनों के डिस्टेंस मान लो 2 किलोमीटर है। क्या दोनों खींच लेगा? बहुत बड़ा चुंबक है, बहुत बड़ा लोहा है, क्या खींचेगा? नहीं खींचेगा, क्योंकि दूरी भी मैटर करता है। सिर्फ बड़ा होने से नहीं फोर्स बढ़ जाएगा, बड़ा होने से फोर्स बढ़ेगा, लेकिन आप दूरियां बढ़ा दीजिएगा तो दूरी बढ़ा देने से फोर्स घट जाएगा। सेम बतिया होता है सोडियम में या क्लोरीन में। सोडियम में प्रोटॉन भले ही कम है, लेकिन दूरी, प्रोटॉन कम है तो दूरियों तक कम है, तो इसमें उतने फोर्स होता है।
अब क्लोरीन में प्रोटॉन ज़्यादा है सर, ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो दूरी तो बढ़ गया, तो फोर्स कम जाता है। मतलब फोर्स का कैलकुलेटर सिर्फ एक बात पर डिपेंड नहीं करता है। फोर्स को हम लोग केमिस्ट्री में एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है, एफिनिटी। फिलहाल यहाँ एफिनिटी नहीं जाते हैं। मेन जो मुद्दा था केमिस्ट्री फिजिक्स में, उस पर हम आते हैं। इसमें कहा गया है कि द आइटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस का जो आइटम होता है वह होल्ड करके रखता है। होल्ड मतलब जगड़ कर, किसको? द इलेक्ट्रॉन को जगड़ के रखता है। इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑफ एन आइटम विद डिफरेंट स्ट्रेंथ मतलब अलग अलग स्ट्रेंथ से। क्यों? आप समझ गए क्यों डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी आइटम, ठीक है, किसी भी एटम के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इस बात पर डिपेंड करता है कि वह इलेक्ट्रॉन को कितने कस के पकड़ के रखेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है कि नाभिक और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस कितना है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। दोनों बातों को मिलाकर और भी बातें उस पर भी डिपेंड करता है। फिलहाल समझना यह है कि अलग अलग पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन है उसका नाभिक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, लेकिन सबका अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। इसका कहने का मतलब क्या था कि भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु, इसका कहने की हिंदी मतलब है भिन्न भिन्न पदार्थ के परमाणु बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को भिन्न भिन्न ताकत से पकड़ के रखते हैं। इसका ये मतलब था। 5 पोस्टुलेट हो गया, 5 को 2-3 को और है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, कह रहा है कि व्हेन टू बॉडीज, जब दो बॉडीज, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, जब दो बॉडीज को आपस में रगड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ बॉडी गेट ट्रांसफर्ड टू द अदर बॉडी अकॉर्डिंग टू दियर एफिनिटी। मतलब कि अगर दो बॉडीज को हम आपस में रब करते हैं, रब मतलब रगड़ते हैं, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है या दूसरे से निकलकर इसमें ट्रांसफर हो जाता है। अब कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में जाएगा ये तो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू डियर एफिनिटी। एफिनिटी मतलब ताकत, उसकी क्षमता पर। जिसका क्षमता रहेगा इलेक्ट्रॉन खींचने के, वह कमजोर वाले से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। वेन माने जब, आप इतना तो समझते होंगे कि जब, टू मतलब दो, बॉडीज मतलब बॉडीज, आर रब्ड मतलब रगड़ा जाता है। जब दो बॉडीज को आपस में रगड़ा जाता है साथ साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब किसी बॉडी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, गेट ट्रांसफर्ड हो जाता है टू द अदर बॉडी। वन बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है ना अदर बॉडी में अकॉर्डिंग टू डियर एफिनिटी। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जब दो बॉडीज को आपस में रगड़ा जाता है या दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है। यह किस आधार पर होता है? तो उसकी क्षमता के आधार पर। यानी पूरा मिला जुला कर हम यह कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके क्षमता के आधार पर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में स्थानांतरण हो जाता है। ये कौन से पोस्टुलेट था? 6वां नंबर। आप 7वां जरा पोस्टुलेट अगर देख लिया जाए कि 7वां नंबर में क्या कह रहा है। 7वां नंबर अगर देखोगे तो थोड़ा अगर स्पीड लगे तो थोड़ा सा स्लो करके देख लेना। 7वां नंबर कह रहा है कि द मटेरियल विच लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब वैसा मटेरियल, लूज माने क्या होता है? त्याग करना। वैसा मटेरियल जो त्याग करता है इलेक्ट्रॉन का। अब जाहिर सी बात, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसको लॉस नहीं होता, उसके ऊपर धन आवेश आएगा। इलेक्ट्रॉन भले घट गया। द मटेरियल विच लूज इलेक्ट्रॉन आर सेड टू हैव पॉजिटिव चार्ज, उसके पास क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। वेयर एज, जबकि दोज गेटिंग जो ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन्स को, आर सेड टू हैव, उसे कहा जाता है नेगेटिव चार्ज। द मटेरियल विच लूज इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू हैव पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज दोज गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू हैव नेगेटिव चार्ज. This sentence wants to say that the material which lose electrons are said to have positive charge, whereas those getting electrons are said to have negative. मतलब कि वैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वैसा पदार्थ या वैसा वस्तु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसके ऊपर धन आवेश आता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर ऋण आवेश आता है। ये हो गया पोस्टुलेट नंबर 7वां। अब लास्ट इसमें जो पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन थ्योरी का, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा
तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसका मास बढ़ जाएगा, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन कम गया, जैसे मान लो कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन दे दिए तो हमारे ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या मेरा मास बढ़ गया या मास घट गया? जाहिर सी बात है, हम इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए थे तो इलेक्ट्रॉन देने से हमारे ऊपर धन आवेश आ गया, लेकिन मास घट गया, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया उसके ऊपर ऋण आवेश आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन नेगेटिव चार्ज आ तो गया लेकिन उसका मास बढ़ गया। अरे द्रव्यमान बढ़ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा हो गया। तो लास्ट पोस्टुलेट यही बतलाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक मिनट, तो मास, देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि व्हेन अ मटेरियल लूजेज इलेक्ट्रॉन टू बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ये तो पहले भी बता चुके हैं कि जब कोई मटेरियल लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज, वह पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इट मास डिक्रीजेज, इसका मास डिक्रीज हो जाता है बाई एन अमाउंट, उसका मास डिक्रीज हो जाता है। व्हेन अ मटेरियल लूजेज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज, इट मास डिक्रीजेज बाई एन अमाउंट इक्वल टू द मास ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ये बताना चाह रहा है कि जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो बिकम्स मतलब हो जाता है, वह पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और उसका मास डिक्रीज यानी घट जाता है। किसके बराबर घट जाता है? तो बाई एन अमाउंट इक्वल टू द मास ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉनों का वह त्याग किया है उसके द्रव्यमान के बराबर उसका द्रव्यमान घट जाता है। हिंदी हम बोल देते हैं, हिंदी में लिख लेंगे। देखिए, ना तो इंग्लिश वाले को ना ही हिंदी वाले को हम हमेशा समझाते रहते हैं, कोई भी हमसे नाराज मत होना, ठीक है यार, हम दोनों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके लोगों तक शेयर कीजिएगा। हम आप दोनों के लिए मेहनत कर रहे हैं, बाकी तो थोड़ा सा आप मेरे लिए मेहनत कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा 2-3 लोगों को। कहना ये चाह रहे हैं कि जब कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो वह धन आवेशित हो जाता है, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों के त्याग किए गए या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान कम हो जाता है। देखिए, जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो वह धनावेशित हो जाता है, और उसके ऊपर त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों के, उसके ऊपर नहीं, उसमें त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों के भार के बराबर या द्रव्यमान के बराबर उसमें कमी आ जाती है। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वह धनावेशित तो हो जाता है, लेकिन उसमें जो आवेश है वो धनावेशित हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान उसका कम जाता है। कितना द्रव्यमान कम जाता है? तो जितना इलेक्ट्रॉनों का वह त्याग करता है, यानी त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। यही बात यहाँ कह रहा था। बट हाउएवर, हालांकि, जबकि अगर मटेरियल however a material gaining electrons, अगर मटेरियल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, becomes negatively charged, वह नेगेटिव चार्ज हो जाता है, and it mass increase, उसका मास इंक्रीज हो जाता है by an amount equal to the mass of electron acquired। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई मटेरियल या अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो वह ऋण आवेशित हो जाता है, और ऋणावेशित तो हो जाता है लेकिन उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? तो वह जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता होगा उतना ही उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास होगा, द्रव्यमान होगा। तो जितना, जैसे मान लो कि अगर हम 4 गो इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा एकदम 0.0000001, मतलब मान के चलो कि 1.0 × 10⁻³ kg इतना कुछ होता है, यानी 0.00000000001। अरे कुछ तो होगा ना। अगर वैसा हम 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन को अगर खींच लेते हैं, या मान लो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच लिए, तो इलेक्ट्रॉन अगर हम ले लेंगे तो मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर ऋण आवेशित हो जाता है, ऋण आवेश आ जाता है, लेकिन उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। वह द्रव्यमान कितना बढ़ता है? जितना इलेक्ट्रॉन वह गेन किया होगा। यानी हम यह कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु या अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो वह ऋण आवेशित हो जाता है, और उसका द्रव्यमान खींचे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर बढ़ जाता है। ठीक है, इतना द्रव्यमान में वृद्धि हो जाता है। ऑल ओवर जितना हम बताएं ये पूरा इलेक्ट्रॉन थ्योरी था टोटल। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिएगा, और हाँ, इंग्लिश में लिख देते हैं इसलिए जब मैं हिंदी वाले भी थोड़ा बहुत समझें, और नहीं तो हिंदी में तो हम बोलते ही हैं, हिंदी में लिखते नहीं है, क्योंकि देखो अगर हिंदी में लिखेंगे ना तो हम समझा नहीं पाएंगे इतना अच्छा से, क्योंकि हिंदी में ऐसा टर्म आता है कि माफ़ कीजिएगा किसी को बुरा, लेकिन हम समझा नहीं पाएंगे। आपको समझना है ना यार, हम हिंदी में भी समझा दे रहे हैं। इंग्लिश अगर लिखते हैं तो हिंदी में समझा देंगे, लेकिन अगर हिंदी लिखेंगे ना
तो बहुत मुश्किल होगा समझाना, ऐसा ऐसा टर्म आता है। क्योंकि साइंस को थोड़ा सा किताबी भाषा में पढ़ोगे ना, आप किताब उलट के देखिएगा, हिंदी मीडियम वाला किताब देखिएगा, बहुत सारा टर्म समझ में नहीं आएगा, तो उसको आप इंग्लिश में पढ़िएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी हम बहुत हिंदी करते हैं अपने हिसाब से, बाकी और धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आवे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि वीडियो अच्छा था, आपको पसंद आया, हो सके 2-3 लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमको पता चले कि जो हम बना रहे हैं आपको समझ में आ रहा है नहीं। और रहा बात लैंग्वेज का प्रॉब्लम, तो थोड़ा दिन इंतज़ार कीजिए, हम दोनों लैंग्वेज में देखिए बहुत जल्दी इस बोर्ड को तो हटाएंगे, बड़ा सा बोर्ड लाएंगे। क्या करेंगे, अगर स्मार्ट बोर्ड भी लेके आते हैं ना यार तो नहीं हटेगा, मेरा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि हमको ज़्यादा लिखना पड़ता है। खैर व्यवस्था में लगे हुए हैं, ठीक है, उतना बड़ा तो है नहीं, रहते तो यूट्यूब पे हम क्यों पढ़ाते हैं। व्यवस्था में लगे हुए हैं, देखिए अगर हो जाता है तो दोनों लैंग्वेज एक साथ कर देंगे, इंग्लिश भी हिंदी भी। ऐसे अभी हम इंग्लिश लिख रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं। तो आज यहीं तक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अगर आपको हेल्प हो पाया हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। आज के लिए धन्यवाद।